तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जॉनी ने आइसन, ब्लाइक, रेमी और आर्लो सभी को डिफीट कर दिया होता है। अब स्टोरी में आगे हमें सीन शिफ्ट करके प्रिंसिपल ऑफिस दिखाया जाता है और वहाँ हम जॉन, प्रिंसिपल और कीन को देखते हैं। और प्रिंसिपल जॉन से कह रहा होता है, जॉन जब तुमने वेल्सन अटेंड किया था तो तुम्हें तुम्हारी रैंक की वजह से कुछ प्रिविलेज दिए गए थे, पर तुमने लास्ट कुछ वीक में कई स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल भेज दिया है और मैंने फिर भी तुम्हें जाने दिया। लेकिन जब तुमने बाकी रॉयल्स को डिस्ट्रॉय किया तो वहाँ पर तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। इसलिए अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने फिर से ऐसी कोई हरकत करी तो तुम जानते ही हो कि मैं क्या करूँगा। तो जॉन कह रहा होता है, उन लोगों ने टीम अप करके मुझ पर अटैक किया और मैंने तो बस खुद को सेव करने की कोशिश करी, इसलिए जो कुछ भी हुआ उसमें उन्हीं की गलती है। फिर प्रिंसिपल कह रहा होता है, जॉन तुम इस बात को जैसे घुमाना चाहो घुमा सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जॉन बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चले जाता है। इसके बाद कीन प्रिंसिपल से कह रहा होता है, सर मैं समझता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को अपने बारे में सोचने का मौका देना चाहते हैं, लेकिन जॉन का बिहेवियर लगातार कंसर्निंग होता जा रहा है और याद रखें कि वो लेट ब्लूमर है, वो चीजों को उस तरह नहीं देखता है जिस तरह हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ और यही रीजन है कि स्कूल को उसके जैसे की जरूरत है। फिर कियोन कह रहा होता है, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद आप इसे कैसे हैंडल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो रूमर्स है वो आग की तरफ फैल गए हैं और एक बार जब ये न्यूज सामने आएगी कि वेल्सन की रैंकिंग सिस्टम ट्रबल में है तो इसे हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और पहले से ही अथॉरिटीज हमारे ऊपर नजर रख रही है, इससे तो उन्हें हमें सस्पेक्ट करने का एक और रीजन मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल कह रहा होता है, उन्हें आने दो, मैं उनसे निपट लूंगा। इसके बाद हम जॉनी को देखते हैं और वो सैरा को कॉल कर रहा होता है। फिर हम सैरा को देखते हैं और वो सोई होती है और रिंग की आवाज सुनकर उठ जाती है और जॉनी का कॉल कट कर देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें गर्ल्स हॉस्टल दिखाया जाता है और डोर नॉक करने की आवाज आ रही होती है और एलन जैसी डोर ओपन करती है तो वो जॉनी को देखती है। फिर जॉनी को देखकर कह रही होती है, जॉन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जॉन कह रहा होता है, सैरा कहाँ है? फिर एलन कह रही होती है, सैरा अभी किसी को नहीं देखना चाहती है, लेकिन जॉनी उसकी बात इग्नोर करके अंदर चले जाता है और सैरा के रूम का डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है, हे सैरा मैं तुम्हें चेक करने आया हूँ, मैंने आज तुम्हें स्कूल में नहीं देखा और तुमने मेरे कॉल का आंसर भी नहीं दिया, क्या सब कुछ ठीक है? तो सैरा कह रही होती है, मेरे माइंड में अभी बहुत कुछ चल रहा है। फिर जॉनी कह रहा होता है, अगर तुम इस बारे में बात करना चाहती हो तो मैं यही हूँ। तो सैरा कह रही होती, नहीं मुझे अभी बात नहीं करनी है। फिर जॉनी कह रहा होता है, अगर हम ड्रिंक पर चले तो कैसा रहेगा और शायद इससे तुम्हारी कुछ हेल्प हो सके, उसके बाद हम दौड़ने भी जा सकते हैं और मैं तुम्हें कुछ और तरीके भी सिखा सकता हूँ खुद को डिफेंड करने के लिए। तो सैरा कह रही होती है, जॉन रुक जाओ, मैं बस अभी सिर्फ अपने लिए टाइम चाहती हूँ। फिर जॉन कह रहा होता है, तुम श्योर हो? तो सैरा कह रही होती है, प्लीज जॉन मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जॉन कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, जब तुम बेटर फील करोगी तो मुझे बता देना। इतना कहकर जॉन सैरा के रूम से बाहर चले जाता है और एलन से कह रहा होता है, तुमने उससे कुछ कहा? तो एलन कह रही होती है, नहीं नहीं मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। फिर जॉन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। इसके बाद एलन सैरा के रूम में आती है और सैरा से कह रही होती है, सैरा क्या तुम ठीक हो? फिर हम देखते हैं कि सैरा अपने हाथों को देख रही होती है और काफी ज्यादा गुस्सा लग रही होती है। इसके बाद सैरा अपना पिलो पकड़ती है और गुस्से से नीचे पटक देती है। तो ये देखकर एलन कह रही होती है, सैरा इतना ज्यादा परेशान मत हो। तो सैरा कह रही होती, क्या? एलन एक बार जरा मेरी तरफ देखो, मैं कितनी पैथेटिक हूँ, मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है और मैं सारा दिन इधर उधर बस घूमती रहती हूँ और अपने आप को बेटर फील कराने के लिए खुद से ही झूठ बोलती रहती हूँ। अब मैं इन सब से बहुत थक गई हूँ। तो एलन ये सुनकर बैड फील करते हुए कह रही होती है, आई एम सॉरी सैरा। इसके बाद सैरा कह रही होती है, एलन तुम्हें पता है मेरे पावरलेस होने के बाद उसके जैसा बनने के लिए मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने वो सब किया और मैंने ये भी सोच लिया था अगर मैं उसके जैसे बन गई तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो सब कुछ झूठ था। बेशक उसके लिए ये सब बहुत ही इजी था क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था, इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है और यही रीजन है जब दूसरे लोग उस पर ध्यान देते हैं तो वो कभी भी अपनी नजरें नहीं चुराता है। मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी, मैंने उस पर भरोसा किया। तो एलन कह रही होती, सैरा इस सब के लिए खुद को ब्लेम मत करो, मैं किसी भी समय तुम्हें ये सब बता सकती थी, लेकिन फिर सैरा कह रही होती है, तुम्हें ये बताने से किसने रोका था? तो एलन कह रही होती है, मुझे जॉन ने धमकी दी थी और तुम उसे जितना जानती हो वो उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है और यहाँ तक कि आर्लो भी कई टाइम से उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। फिर ये सुनकर सैरा मन ही मन कह रही होती, अच्छा ये सब उसने किया और मुझे इसका कोई भी आइडिया नहीं था। जॉन आखिर तुम कौन
जॉन हो। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें वेस्टर्न हॉस्पिटल दिखाया जाता है और हम वहाँ आइसन और आर्लो को देखते हैं। फिर वहाँ की एम्प्लॉय उन दोनों से कह रही होती है तुम्हारा फ्रेंड साउथ विंग के रूम नंबर 403 में है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेमी और ब्लैक हॉस्पिटल के बेड में लेटे हुए होते हैं और तभी आइसन डोर ओपन करते हुए कह रहा होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो रेमी उन दोनों को देखते हुए कह रही होती है हे गाइस। फिर आर्लो रेमी से कह रहा होता है अब तुम कैसा फील कर रही हो। तो रेमी कह रही होती है बहुत क्रिपी, ये बहुत बड़ा लॉस था। इसके बाद आइसन ब्लैक की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है अब उसकी हालत कैसी है। तो रेमी कह रही होती है पता नहीं, हमारे यहाँ आने के बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे तो हम सबसे ज्यादा खतरा है क्योंकि जॉनी उसका रूममेट है तो उसके पास वापस जाने के लिए कोई भी जगह नहीं है। इसके बाद आइसन ब्लैक के घाव को टच करते हुए कह रहा होता है मुझे कमरा मिल गया है, वो मेरे क्लोजेट में सो सकता है। तो ब्लैक गुस्से से कह रहा होता है अपना हाथ मुझसे दूर रखो। फिर रेमी सभी से कह रही होती है आई एम सॉरी, तुम सभी ने मुझे इसके लिए वार्न किया था पर मैंने किसी की भी नहीं सुनी और जोकर का फेस सबके सामने रिवील करने के लिए नुकसान उठाने की प्लानिंग बनाई। लेकिन मुझे इतनी बुरी तरह फेल होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने के कैपेबल है और एंड में मैंने तुम्हें भी इसमें घसीट लिया। तो आर्लो कह रहा होता है इसके बारे में सोचना बंद करो और अभी सिर्फ ठीक होने पर फोकस करो। फिर रेमी गुस्सा करते हुए कह रही होती है आर्लो तुम मुझे डांट क्यों नहीं रहे हो। तो आर्लो कह रहा होता है क्या तुम चाहती हो कि मैं ऐसा करूं क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। फिर रेमी कह रही होती नहीं नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम जॉन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं क्योंकि वो आगे क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आर्लो कह रहा होता है हमारे पास ज्यादा चॉइस नहीं है, ये मानते हुए कि उसने अकेले हम सभी को डिफीट कर दिया। फिर रेमी कह रही होती है लेकिन वो हर चीज से क्रूरता से निपट रहा है और सभी स्टूडेंट उसके एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे, इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब होती जाएगी। इसके बाद आर्लो कह रहा होता है तो क्या तुम मुझे दोबारा से चैलेंज देना चाहती हो ताकि तुम्हें पीट पीट कर दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। फिर रेमी कह रही होती है बिल्कुल नहीं। तो आर्लो कह रहा होता है इसे जाने दो और खुद को मुसीबत में डालने की कोशिश मत करो, अब वैसे भी बहुत हो गया है। अच्छा ठीक है हम कल तुम दोनों को चेक करने के लिए वापस आएंगे और प्लीज रेमी बस रेस्ट करो। फिर आइसन कह रहा होता है ठीक है गाइस अब तुमसे बाद में मिलते हैं और इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ब्लैक रेमी से कह रहा होता है रेमी तुम्हें पता है आर्लो सही कह रहा है, बहुत कुछ हो गया है एम्बर वाला स्टफ और अब जॉन बन गया है जोकर और हम इसमें से कुछ भी हैंडल नहीं कर सकते हैं। मुझे पहले से ही अपनी कैपेबिलिटीज पर डाउट था लेकिन इस लास्ट फाइट ने मेरी आंखें खोल दी है और मुझे पता चल गया है कि मैं बहुत वीक हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं मैं 2 बार जोकर से डिफीट हो गया हूँ और रॉयल का टाइटल भी खो दिया है और ये सही भी है, दूसरों का ख्याल रखने के लिए मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर मैं अपना ही ख्याल रखने के काबिल नहीं हूँ तो किसी और का ख्याल कैसे रख सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और वहाँ हम गेविन को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद गेविन के पीछे जॉन आ गया होता है और जैसे ही गेविन पीछे मुड़कर जॉन को देखता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद जॉन तेजी से गेविन की तरफ आ रहा होता है तो ये देखकर गेविन घबराते हुए मन ही मन कह रहा होता है व्हाट द हेल, आखिर वो यहाँ क्यों आ रहा है। फिर हम देखते हैं कि जॉनी गेविन को पंच मार रहा होता है लेकिन गेविन झुकते हुए उसका पंच डॉज कर लेता है और वहाँ से भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे यहाँ नहीं रहना है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी बहुत आराम करते हुए क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ होता है और वहाँ बैठे बैठे सोच रहा होता है कहीं कल जो हुआ उसके बारे में सर को पता तो नहीं चल गया है। तो जॉनी ये सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर सेसिल आ जाती है और वो कह रही होती है जॉनी तुम्हारी डील क्या है, तुमने आर्लो को डिफीट कर दिया है इसलिए क्या तुम्हें नहीं लगता है ये अनाउंस करने का टाइम आ गया है कि तुम वेल्सन के न्यू किंग हो। तो जॉनी खड़े होते हुए कह रहे होते सेसिल आखिर तुम्हें इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है, तुम्हें थोड़ा चिल करना चाहिए, मैंने अभी अभी रॉयल्स को उखाड़ कर फेंक दिया है और मैंने वो सब अर्न कर लिया है जो मुझे चाहिए था, इसलिए कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, चलो अब रिलैक्स करो और एंजॉय करो ठीक है ना। इसके बाद हम हॉल में गेविन और एक लड़के को देखते हैं और वो लड़का गेविन से कह रहा होता है तो तुम मुझे ये बता रहे हो कि उस जोकर ने सभी रॉयल्स को डिफीट कर दिया है और वो आज तुम्हारे पीछे भी आया था लेकिन तुम वहाँ से भागकर आ गए। फिर गेविन कह रहा होता है तुम्हें आइडिया नहीं है वो इंसिडेंट कितनी ट्रॉमेटिक थी, अगर वहाँ मुझे थोड़ी भी देर होती तो मैं अभी इन्फर्मरी में होता। तो वो लड़का हंसते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं कल ही पैदा थोड़ी ना हुआ हूँ, आखिर वो तुम पर अटैक करके क्या हासिल करना चाहता होगा। फिर गेविन कह रहा होता है देखो मुझे पता नहीं है क्या हुआ। तो वो लड़का कह रहा होता है हाँ शायद तुम इसलिए झूठ बोल रहे हो। फिर गेविन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है जो भी हो अगर तुम मुझ पर बिलीव नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने देखा है। तो वो लड़का पीछे से कह रहा होता है अरे रुको भी, इसमें इतना गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सैरा रोलैंड को पंच मारकर नीचे गिरा
देती है और रोलैंड कह रहा होता है मुझे दर्द हो रहा है, आखिर तुमने मुझे सच में क्यों मारा। तो सैरा कह रही होती है क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे अटैकर तुम पर इजिली अटैक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो लोग तुम्हें एक टारगेट के रूप में देखते हैं क्योंकि तुम अपना डिफेंस नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए रोना धोना छोड़ो और उठो। इतना कहकर सैरा वहाँ से जारी होती है। फिर ईवी रोलैंड से कह रही होती है रोलैंड क्या तुम ठीक हो? तो रोलैंड सैरा की तरफ देखते हुए कह रहा होता है आखिर उसके साथ क्या हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा वहाँ साइड में आकर बैठी हुई होती है और थोड़ी देर बाद वहाँ भागते हुए ईवी भी आ जाती है और कह रही होती है सैरा आखिर तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? हाल ही में तुम बहुत अलग सी लग रही हो। तो सैरा कह रही होती क्या मैंने रोलैंड के फेस में पंच मारा, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो? फिर ईवी घबराते हुए मन ही मन कह रही होती है ये बहुत स्कैरी लग रहा है। इसके बाद ईवी कह रही होती है जब से रॉयल डिफीट हुए हैं तब से तुम ज्यादा एग्रेसिव हो गई हो। फिर ईवी मन ही मन कह रही होती है क्या वो परेशान है क्योंकि वो जोकर के अगेंस्ट फाइट में पार्ट नहीं ले सकी। इसके बाद ईवी सैरा से कह रही होती है अगर तुम चाहो तो हमसे बात कर सकती हो। तो सैरा कह रही होती है मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, यूजफुल एबिलिटी ना होने से हमें बहुत डिसएडवांटेज होता है और इस वजह से हम कहीं भी कभी नहीं पहुँच सकते हैं। फिर ईवी कह रही होती है सैरा आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? तुम ही हो जिसने हमें कॉन्फिडेंट बनना और खुद के लिए फाइट करना सिखाया है और अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम हार मान रही हो। तो सैरा मन ही मन कह रही होती है जो कुछ भी मुझसे कहा गया वो सब बकवास था और अब मैं भी अपना झूठ लापरवाही से चारों तरफ फैला रही हूँ। इसके बाद सैरा खड़े होकर कह रही होती है चलो आज की प्रैक्टिस अब यहीं खत्म करते हैं। तो ईवी कह रही होती है लेकिन हमने तो अभी बस स्टार्ट ही किया है। फिर सैरा कह रही होती है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मेरे बिना भी कंटिन्यू कर सकते हो। इतना कहकर सैरा वहाँ से चली जाती है और ईवी मन ही मन कह रही होती है सैरा बस तुम ही हो जिसने हम पर बिलीव किया, इसलिए प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है और वहाँ पर हम जॉन को देखते हैं और जॉनी सैरा को कॉल कर रहा होता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। फिर जॉनी मन ही मन कह रहा होता है वो मुझे अवॉइड कर रही है, लेकिन क्यों? क्या मैंने बिना सोचे समझे उसे नाराज कर दिया? और वैसे लास्ट टाइम हम तब मिले थे जब सैरा ने मुझसे पूछा था क्या मैं ही जोकर हूँ। तो ये सोचकर जॉन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन कह रहा होता है क्या उसे मुझ पर फिर से शक हो रहा है, हालांकि मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मैं जोकर नहीं हूँ, शायद किसी और ने मेरे बारे में उससे कुछ कहा है। लेकिन कौन? ये सब लोग जो मेरे बारे में जानते हैं उनमें से ऐसा कौन कर सकता है? वैसे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं सैरा को ये रियलाइज करवा दूं कि मैं जोकर नहीं हूँ तो वो जरूर मेरा ही साइड लेगी क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करती है और वो दूसरों के कंपैरिजन मुझ पर ज्यादा बिलीव करती है और वैसे भी मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम हॉल में एलन को देखते हैं। इसके बाद एलन को फील होता है कि उसके पीछे कोई है, तो जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे जोकर होता है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर कह रही होती है तुम क्या करना चाहते हो? इसके बाद जोकर जैसी अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करता है तो एलन उसके आगे देखते हुए कह रही होती है ये जॉन नहीं है और इसी के साथ जोकर तेजी से आकर एलन को पंच मार रहा होता है और एलन ये देखकर मन ही मन कह रही होती है इस इम्पोस्टर की एबिलिटी जोकर के कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई जोकर के टाइटल को इस तरह यूज करने की। तो एलन ये सब सोच ही रही होती है उतनी देर में जोकर ने उसे पंच मार दिया होता है। फिर एलन जोकर का हाथ पकड़ती है और उसके हाथ में ही पंच मार देती है और जोकर सीधा नीचे बैठ जाता है। फिर एलन कह रही होती है तुम रियल जोकर नहीं हो, आखिर तुम कौन हो और तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया? तो इतना कहने के बाद एलन उसका मास्क उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही होती है, लेकिन वो जोकर एलन का हाथ झटकाते हुए एलन को पंच मार रहा होता है, पर एलन उसका पंच डॉज कर लेती है। इसके बाद एलन का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक जाता है। फिर वो दोबारा जोकर की तरफ देखती है, लेकिन तब तक जोकर वहाँ से भाग रहा होता है और एलन चिल्लाते हुए कह रही होती है अरे कहाँ जा रहे हो, यहाँ वापस आओ। इतना कहते हुए एलन भी उसके पीछे दौड़ लगाती है, लेकिन वो जोकर भीड़ में कहीं गायब हो जाता है और एलन मन ही मन कह रही होती है आखिर वो कहाँ गया? अरे नहीं यार, मैंने उसे खो दिया। इसके बाद हम स्कूल के एंट्रेंस के पास आर्लो को देखते हैं और वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स आर्लो को देखकर कह रहे होते हैं अरे वो देखो वो रहा आर्लो, अब वो हार चुका है, इसलिए अब वो हमारा किंग नहीं रहा है और शायद अब से हमारा किंग जोकर है। तो ये सब सुनकर आर्लो मन ही मन कह रहा होता है सो जॉन उम्मीद है तुम सेटिस्फाई हो गए होगे। फिर थोड़ी देर बाद आर्लो के फोन में एलन का मैसेज आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एलन और आर्लो स्कूल के बैक साइड में होते हैं और आर्लो कह रहा होता है एलन मुझसे जॉनी के बारे में बात मत करो, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एलन कह रही होती आर्लो प्लीज सुनो तो सही एक बार मैं क्या कह रही हूँ, जिसने मुझ पर अटैक किया वो जॉन नहीं था, किसी और ने जोकर का मास्क पहना हुआ था। तो ये
सुनकर आर्लो हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या? फिर एलन कह रही होती है हाँ, लेकिन मैंने उसे क्राउड में खो दिया और मुझे नहीं पता है कि ये जॉन ने करवाया था या नहीं। लेकिन अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो बहुत सारे लोग जोकर का मास्क पहनकर अपेयर हो जाएंगे और किसी को भी नहीं पता होगा कि असली जोकर कौन है। फिर हर कोई स्टूडेंट जोकर के डर से घूमेगा। तो ये सुनकर आर्लो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो वॉल में पंच मारते हुए कह रहा होता है मैं उसकी बकवास बहुत सह चुका हूँ। फिर ये देखकर एलन भी काफी ज्यादा घबरा रही होती है। इसके बाद आर्लो कह रहा होता है वो सच में पागल हो गया है क्या? वो सच में इसे इतनी दूर तक लेकर जाएगा? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि चीजें उसके हिसाब से नहीं चल रही हैं। फिर एलन कह रही होती आर्लो प्लीज काम रहने की कोशिश करो, हम में से किसी को भी इस चीज की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन है अगर वो दूसरों के साथ काम करेगा तो हम उसे ठीक करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। इसके बाद हॉल में हम सेसिल को देखते हैं और वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और जॉन सेसिल से कह रहा होता है हाय सेसिल, और क्या चल रहा है? तो सेसिल कह रही होती है तुमने नहीं सुना कि मल्टीपल जोकर स्कूल में घूम रहे हैं? तो जॉन कह रहा होता है जाओ और फिगर आउट करो। इतना कहकर जॉन वहाँ से जा रहा होता है। फिर सेसिल कह रही होती है बस तुम इतना कहकर यहाँ से नहीं जा सकते हो, क्या तुम्हें आइडिया है कि तुमने क्या स्टार्ट कर दिया है? यहाँ सब कुछ धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, अब तुम्हें सबको बताना ही होगा कि तुम किंग हो और यही लास्ट ऑप्शन है इन सब गड़बड़ी को ठीक करने का। तो जॉनी कह रहा होता है अगर मैं ये नहीं करूँगा तो क्या होगा? फिर सेसिल जॉनी को रोकते हुए कह रही होती है हमने एक डील की थी कि मैं आर्लो को गद्दी से उतारने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और हम स्कूल को साथ मिलकर चलाएंगे। तो जॉनी कह रहा होता है अच्छा मेरी हेल्प करी थी। इतना कहने के बाद वो सेसिल को दीवार में पटक देता है और कह रहा होता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे दिया है, क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे तुम्हारी जरूरत है? चलो ठीक है सेसिल, मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है और तुम कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं हो। इसके बाद रात हो गई होती है और सीन शिफ्ट करके हमें हॉस्टल दिखाया जाता है और वहाँ हम ब्लाइक को देखते हैं और वो अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। फिर तभी जॉन भी अपना रूम का डोर ओपन करता है और वो ब्लाइक को देखता है। तो ब्लाइक को देखते हुए जॉनी कह रहा होता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ब्लाइक कह रहा होता है मैं बस यहाँ अपना सामान लेने के लिए आया हूँ और मैं वो लेकर यहाँ से चले जाऊंगा। इतना कहकर ब्लाइक वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम आइसिन को देखते हैं और वो अपने रूम में सोया होता है। फिर ब्लैक भी आइसिन के रूम का डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। तो आइसिन ब्लैक को देखते हुए कह रहा होता है तुम मेरी उम्मीद से जल्दी आ गए। इसके बाद आइसिन इशारा करते हुए कह रहा होता है क्लोजेट इस तरफ है तो तुम अपना बेड वहाँ बना सकते हो। फिर ब्लैक हाँ कहकर क्लोजेट के पास जाकर उसे वहाँ से हटा रहा होता है। तो ये देखकर आइसिन कह रहा होता है अरे एक सेकंड रुको, तुम क्या कर रहे हो? फिर ब्लैक कह रहा होता है तुमने ही तो मुझसे यहाँ सोने के लिए कहा। तो आइसिन कह रहा होता है ऑब्वियसली मेरा वो मतलब नहीं था स्टूपिड, हे भगवान तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ने वहाँ नीचे अपना बेड बना लिया होता है। फिर आइसिन ब्लैक से कह रहा होता है इसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम जॉनी से डिफीट हो गए हो लेकिन मैं और रेमी भी उससे डिफीट हुए हैं और यहाँ तक कि आर्लो भी, तो इसलिए बैड फील मत करो, जॉन हम सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर ब्लैक कह रहा होता है तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। उसने मेरे फ्रेंड को डिस्ट्रॉय किया और मुझे और रेमी को हॉस्पिटल भेजने की हद तक चला गया। कुछ देर पहले मैं रिकवर होने के बाद उसके सामने खड़ा था तो उसने मुझे रूम से बाहर ऐसे फेंक दिया जैसे मैं ट्रैश हूँ और उसके मन में कोई भी रिग्रेट नहीं था। ये बहुत एम्बैरेसिंग है, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ। तो आइसिन कह रहा होता है देखो डूड लाइफ ऐसे ही चलती है, हमने अपने से स्ट्रॉन्ग पर्सन को नाराज कर दिया और ऐसा करने के लिए हमें पनिशमेंट मिली, ये बस इतना ही इजी है और वैसे तुम्हें हारने की आदत नहीं है इसलिए तुम्हें ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैंने पहले ही बहुत कुछ खोया है, टर्फ वॉर के दौरान, रैंक वाली फाइटों के दौरान, आर्लो को, रेमी को और यहाँ तक कि तुम्हें भी, इसलिए मुझे हारने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इशू तो बस जॉन के साथ है, उसके काम करने के तरीके में सीरियस गड़बड़ी है और अगर वो चीजों को और आगे ले जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसे में उसे कौन रोकेगा। फिर आइसन कह रहा होता है ये तो पक्का है, मैं उसे रोकने नहीं जाऊंगा और अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस बारे में मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। इसके बाद ब्लैक मनी मन कह रहा होता है अगर वो हम सभी को इतनी आसानी से नॉकआउट कर सकता है तो आखिर कौन है जो उसे रोक सकता है। अब इसलिए मुझे स्ट्रांग होने की जरूरत है। अभी करंटली आर्लो ही एक ऐसा पर्सन है जो सब कुछ एक साथ हैंडल कर सकता है। एक बार जब आर्लो ग्रेजुएट हो जाता है उसके बाद सब कुछ मुझे ही संभालना है, इसलिए अब से मुझे उस पर डिपेंड रहना बंद करना होगा।
और जॉन के अगेंस्ट खड़े होना होगा, लेकिन इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम हॉल में आइसन ब्लाइक और रेमी को देखते हैं और उन तीनों को देखकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, अरे वो वापस आ गए। जोकर ने इन तीनों को इन्फर्मरी भेज दिया था और चलो कम से कम वो ठीक तो है। और वैसे क्या हमें अभी भी ब्लाइक को अपना जैक कहना चाहिए या अब वो रॉयल नहीं रहा? तो दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसे डिमोट कर दिया गया है। तो ये सब सुनकर ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ बेवकूफो। फिर रेमी कह रही होती है आज का दिन बहुत ही बुरा जा रहा है। इसके बाद ब्लैक कह रहा होता है फाइट लास्ट वीक हुई थी और अब ये न्यूज पुरानी हो गई है। तो आइसन कह रहा होता है एक्चुअली ये बहुत फनी स्टोरी है, ये जोकर वाली पूरी चीज स्टार्टिंग चेन रिएक्शन है। तो अब मल्टीपल स्टूडेंट मास्क पहनकर इधर उधर भाग रहे हैं और लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो रेमी ये सुनकर कह रही होती क्या ये बहुत ही भयानक है। फिर ब्लैक कह रहा होता है आखिर तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तो आइसन कह रहा होता है मैं चाहता था कि तुम दोनों पीसफुल रिकवर करो, पर ये जो मास्क वाला आइडिया है ये बहुत ही बेकार है। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मास्क पहनकर कई इलाइट के ऊपर भी अटैक किए जा चुके हैं और एलन उनमें से एक थी। फिर ये सुनकर रेमी कह रही होती है तो स्टूडेंट्स अपना बदला लेने के लिए जोकर के नाम का यूज कर रहे हैं। तो ब्लैक कह रहा होता है ये उनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उन्हें गुमनाम रहने का मौका मिलता है और इन लोगों को जवाबदेह ठहराने का कोई भी तरीका नहीं है। तो रेमी कह रही होती है लेकिन जॉन जो हासिल करने की कोशिश कर रहा था ये उसके अपोजिट नहीं है। जॉन तो फियर के थ्रू वायलेंस को रोकना चाहता था, लेकिन इसके बजाय इन सभी नकली जोकरों को जन्म दिया जो खून के प्यासे हैं। तो आइसन कह रहा होता है मुझे लगता है उसने इस बारे में नहीं सोचा होगा, अब ना जाने क्या होगा। फिर रेमी कह रही होती हम ये मान सकते हैं कि वर्शन में आपके जितने भी एनिमीज बने होंगे तो तुम्हारे अटैकर्स उससे भी ज्यादा होंगे, और वैसे अगर हम सोचें तो सबसे पॉपुलर टारगेट कौन होगा? इसके बाद हम रेमी और जूनी को देखते हैं और वो हॉल में होते हैं और जूनी सैरा से कह रही होती है इसलिए मैंने वैसे नोट लेने की कोशिश करी जैसे तुमने मुझे दिए थे और मुझे लगता है कि इससे सच में हेल्प मिलेगी। तो सैरा कह रही होती है ये तो अच्छी बात है। फिर जूनी कह रही होती है मुझे लगता है मैं इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस कर सकती हूँ। तो जूनी के इतना कहते ही सैरा देखती है कि उनके सामने जोकर खड़ा है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं और वो स्टेयर्स चढ़कर उसी फ्लोर में आते हुए मन ही मन कह रहा होता है मुझे लगता है क्योंकि वो मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दे रही है तो मैं उसे नेक्स्ट क्लास के बाद पकड़ लूंगा और इससे मुझे आमने सामने बात करने का मौका मिल सकता है। इतना सोचते हुए जॉनी आगे जा रहा होता है और वो तभी देखता है कि सैरा के सामने जोकर खड़ा है। फिर जोकर को वहाँ देखकर जॉनी काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या आखिर ये बकवास क्या है, आखिर वो जोकर सैरा पर अटैक क्यों कर रहा होगा। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं और वो उस जोकर से कह रही होती है तुम कौन हो। फिर ईवी सैरा से कह रही होती है सैरा तुम खुद को बचाओ, मेरे बारे में फिक्र मत करो। तो इतना कहते ही जोकर तेजी से सैरा की तरफ दौड़ते हुए आता है और उसे पंच मारता है, पर सैरा उसका पंच डॉज कर लेती है। लेकिन जोकर फिर दूसरे हाथ से सैरा को पंच कर देता है और इस पंच से सैरा थोड़ी दूर छटक जाती है। इसके बाद जोकर दोबारा सैरा की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और उसको एक पंच मारता है। फिर अपने दूसरे हाथ से भी उसे पंच करता है और सैरा अपने दोनों हाथों से उसका पंच ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रही होती है मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती हूँ, मुझे ओपनिंग फाइंड करनी होगी। अगर यहाँ जॉन होता तो वो क्या करता। तो सैरा इतना सोच ही रही होती है तो इतनी देर में जोकर उसके पेट में पंच मार देता है, फिर उसके फेस में पंच मारते हुए इसे दूर छटका देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉनी तेजी से जोकर की तरफ दौड़ते हुए आता है और उसे पंच मारकर नीचे गिरा देता है और सैरा उसे देखकर मन ही मन कह रही होती है ये कहाँ से आ गया। फिर जॉन सैरा से कह रहा होता है सैरा क्या तुम ठीक हो। तो सैरा मन ही मन कह रही होती है जॉन तुम ऐसे क्यों हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जोकर दोबारा खड़े हो गया होता है तो सैरा तेजी से जोकर की तरफ दौड़ते हुए आती है और उसे किक मारकर दूर छटका देती है। फिर ये देखकर जॉन स्माइल कर रहा होता है। इसके बाद जोकर सैरा से कह रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। इतना कहने के बाद जोकर तेजी से उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और जंप करके लगातार सैरा को पंच कर रहा होता है और सैरा दोनों हाथों से उसका पंच ब्लॉक कर रही होती है। इसके बाद जॉनी पीछे से आता है और जोकर को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर कह रहा होता है ये बहुत एम्बैरेसिंग है, ऐसा लगता है हम दोनों के अगेंस्ट तुम्हारे लिए फाइट करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो जोकर खड़े होकर कह रहा होता है तुम चुप रहो, तुम बेकार क्रिपल, क्या तुम्हें आइडिया भी है कि मैं कौन हूँ। तो इतना कहने के बाद जोकर तेजी से जॉनी की तरफ अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है और जॉनी हल्का सा साइड झुककर उसे लंगड़ी देते हुए कह रहा होता है सैरा इसे कैच करो। तो सैरा जोकर का सर पकड़कर अपने घुटने से मार देती है और जोकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर जॉनी कह रहा होता है ये बहुत औसम था। इसके बाद ईवी उन दोनों की फाइट देखकर मन ही मन कह रही होती है नो वे, क्या उन दोनों ने सच में जोकर को मार गिराया, वाह ये कितना अमेजिंग है। फिर जॉन काफी खुश होते हुए कह रहा होता है हे सैरा हमने कर दिखाया। तो सैरा उसे इग्नोर करते हुए कह
रही होती है इसमें सेलिब्रेट करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो इतना कहने के बाद सारा उस जोकर का मास्क उतारती है। फिर हम देखते हैं कि ये कियारा होती है और जॉनी उसे देखते हुए कह रहा होता है डेफिनेटली ये वो नहीं है जिसकी मैंने उम्मीद करी थी। तो सारा कह रही होती है अब कोई भी जोकर बन सकता है। फिर जॉनी कह रहा होता है हाँ ऐसा हो सकता है। तो सारा कह रही होती है एक बार जब लोग कैच कर लेते हैं तो वो अपने एडवांटेज के लिए इन्फ्लुएंस का यूज करेंगे और अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, इसलिए अब यहाँ कोई भी सेफ नहीं है। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब जोकर ने ये करने का डिसीजन लिया होगा तो उसके दिमाग में आखिर क्या चल रहा होगा, क्या वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। फिर जॉन कह रहा होता है कौन जाने वो क्यों कर रहा था। फिर ईवी पीछे से कह रही होती है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ। तो सारा ईवी के पास आते हुए कह रही होती है ईवी क्या तुम ठीक हो। तो ईवी कह रही होती है ये कितना औसम था, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हो और क्या तुम जानती हो वो लड़की मेरी मैथ्स क्लास में है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और तुम दोनों ने बिना किसी एबिलिटी के उसे नॉकआउट कर दिया। इसके बाद ईवी पंच करते हुए कह रही होती है बम बूम करके और ऐसा करने की वजह से ईवी के पैर में काफी ज्यादा दर्द हो जाता है और सारा ये देखकर कह रही होती है तुम्हारे पैर में चोट लगी है। तो ईवी कह रही होती है हो सकता है कि मेरे पैर में स्प्रेड आ गया हो लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो हर टाइम होता रहता है। फिर सारा कह रही होती है चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले जाती हूँ। तो इतना कहकर वो ईवी को सहारा देकर वहाँ से जा रही होती है। फिर जॉनी कह रहा होता है अरे कुछ हेल्प चाहिए मैं उसे कैरी कर सकता हूँ। तो सारा कह रही होती है हम ठीक है जॉन, वैसे भी तुमने काफी कुछ किया है। इतना कहकर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जॉनी काफी गुस्से से कियारा की तरफ देख रहा होता है। फिर उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और काफी तेजी से उसे किक मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा और जूनी इन्फर्मरी पहुंच गए होते हैं और डैरेन सारा को देखते हुए कह रहे होते हैं तुम फिर से आ गई। तो सारा कह रही होती है इस बार मैं अपने लिए नहीं आई हूँ, ईवी के पैर में मोच आ गई है। तो डैरेन कह रहे होते हैं ओ ऐसा है, उसे अंदर जाकर पीठ के बल लिटा दो, मैं जल्दी से आकर उसे देखता हूँ। इतना कहने के बाद सारा ईवी को अंदर लेकर जा रही होती है और डैरेन को सारा को देखकर लीला की याद आती है और डैरेन मनी मन कह रहे होते हैं वो मुझे लीला की इतनी याद क्यों दिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी बेड में लेटी होती है और सारा वहाँ बैठकर मनी मन कह रही होती है मुझे अभी भी ये सब एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक टाइम था जब मैं अकेले ही पूरी रोल्स को डिस्ट्रॉय कर लेती थी और अब मैं पूरी तरह से डिफेंसलेस हूँ और अभी जो मैं टॉर्चर का एक्सपीरियंस ले रही हूँ वो मुझको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफी था, क्योंकि मैंने सोचा था जॉन हमेशा मेरे साथ रहेगा, पर अब उसकी सच्चाई देखने के बाद मैंने कभी भी इतना होपलेस फील नहीं किया। अब मैं अकेली हूँ और जॉन और मैंने जो बातें करी उसका क्या, वो हमेशा कहा करता था कि पावरफुल लोग हमेशा सही नहीं होते हैं और सभी को अपनी पावर का यूज बैलेंस और पीस बनाने के लिए करना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपने फायदे के लिए ही यूज करे। और वो उस अनऑर्डिनरी बुक के बारे में जो कहा करता था कि वो अनऑर्डिनरी बुक के हीरो को एडमायर करता है क्योंकि वो सबसे पावरफुल था फिर भी दूसरों की सुनता था। और उस बुक के थ्रू उसने रियलाइज किया कि सभी के पास देने के लिए कुछ न कुछ वैल्यूएबल होता है। क्या ये सब बातें जो जॉनी ने मुझसे कही उसके लिए कोई मतलब भी था या उसने ये सब खाली ऐसे ही बोला था। मैंने हमेशा उसके रिकलेस एटीट्यूड को एडमायर किया क्योंकि वो कहता था मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और यहाँ आने से पहले उसने डिसाइड कर लिया था वो अपनी इच्छा से जीना चाहेगा और जो उसका मन करेगा वो वही करेगा। लेकिन क्या वो सच में यही चाहता था, पेन, फियर और वैल्यूशन? आखिर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उसके बारे में क्या सोचना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे किस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि ईवी उठ जाती है और सारा से कह रही होती है सारा क्या हुआ? तो सारा अपने आंसू पोंछते हुए कह रही होती है एक ऐसा पर्सन था जिसे मैं बहुत लंबे टाइम से देख रही थी, लेकिन वो भी दूसरों की तरह निकला। इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो जोकर से कह रहा होता है प्लीज मुझे हर्ट मत करो, मुझे नहीं पता है कि मैंने क्या किया है लेकिन आई एम सॉरी। तो इतना कहते ही जोकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। फिर हम देखते हैं कि रेमी उन दोनों के बीच में लाइटनिंग अटैक कर देती है और जोकर को पुश करके वॉल में धकेल देती है। फिर कह रही होती है इम्पोस्टर इस मास्क के पीछे छुपना बंद करो। इतना कहते ही रेमी उस पर्सन का मास्क उतार देती है। तो ये देखकर हैरान होते हुए वो ब्लू हेयर लड़का कह रहा होता है एक मिनट रुको, तुम जोकर नहीं हो, तुम तो वही हो ना जो मुझसे उस दिन टकरा गए थे। फिर वो लड़का कह रहा होता है वो एक एक्सीडेंट था, फिर भी तुमने मेरा होमवर्क छीना और उसे फाड़ दिया। तो वो ब्लू हेयर लड़का कह रहा होता है अच्छा तुम जोकर बनना चाहते हो क्योंकि तुम मुझसे फेयर फाइट नहीं जीत सकते हो। इसके बाद रेमी उस ब्लू हेयर बॉय से कह रही होती है बहुत हो गया है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? तुमने उसे चोट पहुंचाई इसलिए वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। तो ये सुनकर वो ब्लू हेयर बॉय कह रहा होता है रेमी तुम उसकी साइड नहीं ले सकती हो। तो रेमी कह रही होती है मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ, वीक या स्ट्रॉन्ग किसी के साथ भी बुरा बिहेव करने से कुछ नहीं होता है क्योंकि जो तुम करते हो वो तुम्हारे
पास जरूर वापस आता है, ठीक इसी तरह। और वैसे तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं इंटरफेयर नहीं करती तो यहाँ क्या होता? और हाँ, तुम दूसरे लड़के जोकर की आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसके साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो, और अब तुम दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि तुम एक दूसरे को माफ कर दो। इसके बाद दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और रेमी वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, प्लीज अब दूसरे के साथ अच्छा बिहेव करना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम प्रेस रूम के अंदर आइसेन को देखते हैं और आइसेन एक आर्टिकल पढ़ते हुए मनी मन कह रहा होता है, आखिर मैं ये पढ़ भी क्यों रहा हूँ। इसके बाद आइसेन उस आर्टिकल को टेबल पर पटक कर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, रॉयल इडियट जल्दी यहाँ आओ। फिर वहाँ पर एक लड़का आता है और वो कह रहा होता है, क्या आपने मुझे बुलाया? तो आइसेन उसे आर्टिकल दिखाते हुए कह रहा होता है, ये क्या बकवास है, तुम इसे आर्टिकल कहते हो? फिर वो लड़का घबराते हुए कह रहा होता है, सॉरी आइसेन, सेल्फ चेक में इसका पता नहीं चला। तो आइसेन आर्टिकल उसे वापस करते हुए कह रहा होता है, कोई बात नहीं, इसे अब ठीक करो और मुझे दोबारा ये बकवास ना देखनी पड़े। फिर वो लड़का वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आइसेन के पास वही ब्लू हेयर बॉय आ जाता है और वो कह रहा होता है, एक वीक स्टूडेंट फेक जोकर बनकर घूम रहा है, हमें इसके बारे में एक स्टोरी पब्लिश करनी चाहिए। तो आइसेन कह रहा होता है, नहीं, हम इसे पब्लिश नहीं कर सकते हैं। फिर वो स्टूडेंट कह रहा होता है, क्या, लेकिन क्यों? स्कूल में सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ आसपास एक फेक जोकर घूम रहा है। तो ये सुनकर आइसेन मनी मन कह रहा होता है, ऐसा करके हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को सामने आकर जोकर बनने के लिए इनकरेज कर देंगे। इसके बाद आइसेन टेबल पर हाथ पटक कर गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम लोगों को आइडिया नहीं है कि इस आर्टिकल को पब्लिश करने से क्या होगा और मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। फिर वो लड़का कह रहा होता है, अरे चलो भी यार, तुम हमेशा टॉप स्टोरी को रिजेक्ट क्यों कर देते हो? फिर आइसेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा ना ये पब्लिश नहीं होगी, तो इस बात को अब यहीं खत्म कर दो। ये फेक जोकर वाली स्टोरी एकदम बकवास है और मुझे ये न्यूज बाहर नहीं निकालनी है, ये बात तुम अच्छे से समझ जाओ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक कैफे दिखाया जाता है और वहाँ हम आइसेन को देखते हैं और वो अपना हाथ टेबल पर पटकते हुए कह रहा होता है, मुझे अपनी जॉब से बहुत नफरत है। तो ब्लैक ड्रिंक पकड़ते हुए कह रहा होता है, अरे ध्यान दो, तुम अभी इसे गिराने वाले थे। फिर आइसेन कह रहा होता है, आई स्वेयर एक भी मेंबर को ये नहीं पता है कि स्टूडेंट बॉडी कैसे वर्क करती है और ये सभी बस कोई भी न्यूज पब्लिश करना चाहते हैं। फिर ब्लैक कह रहा होता है, ये प्रेस का ही तो काम है कि हमें सोसाइटी के बारे में सभी इंफॉर्मेशन देना। फिर आइसेन कह रहा होता है, हाँ लेकिन एक लिमिट तक, कुछ बातें हमेशा सीक्रेट रहनी चाहिए ताकि सिचुएशन ना बिगड़े। तो ब्लैक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वो किस टाइप का आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं? फिर आइसेन कह रहा होता है, फेक जोकर आसपास घूम रहा है। तो ब्लैक कह रहा होता है, अच्छा तो ये न्यूज प्रेस तक पहुंची गई। फिर आइसेन कह रहा होता है, हाँ उन्होंने सीधा ऐसा ही किया, वो इडियट इस न्यूज को शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और उसने सबके सामने इसे उगल दिया, लेकिन मैंने तुरंत उसका मुंह वहीं पर बंद कर दिया और सभी से चुप रहने के लिए कहा। पर वो लोग इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। ये कितनी घटिया सिचुएशन है, पूरी टीम मुझसे नफरत करती है। इसके बाद टीवी पर एक रिपोर्टर कह रही होती है, एक स्पेशल न्यूज रिपोर्ट, एम्बर ने फिर से अटैक किया और इस बार एक सुपर हीरो इंस्पेक्टर को मार दिया और वो ईस्ट लॉर्सी में मरा हुआ पाया गया था। इसलिए प्लीज आप सभी इस एरिया से गुजरते वक्त थोड़ा केयरफुल रहें, क्योंकि एम्बर में किस तरह के लोग शामिल हैं इस बारे में हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो हमेशा इन क्रिमिनल्स को सीमलेसली कैरी करने में एबल रहते हैं। तो ये सुनकर ब्लैक कह रहा होता है, बेशक वो ये कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में एक ड्रग लगा है जो पावर को इनहेंस करती है और रिपोर्टर्स को अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। फिर आइसेन कह रहा होता है, हाँ मैं ऐसी किसी चीज पर बेट लगाने के लिए तैयार हूँ जिसके बारे में वो शेयर कर सकते हैं। और वैसे अगर तुम ध्यान दोगे ये इतना क्लियर है कि वो इन्फॉर्मेशन छोड़ रहे हैं, वो हमेशा एक ही फैक्ट को बार बार रिपीट करते रहते हैं कि एम्बर एक मर्डरर ग्रुप है जो सुपर हीरोज को टारगेट कर रहा है और वो रियल में ये चाहते हैं कि हम सुपर हीरोज से दूर रहें। तो ब्लैक कह रहा होता है, फिर भी इन सभी वार्निंग्स के बाद लोगों ने ये सब करना कंटिन्यू रखा है। फिर आइसेन कह रहा होता है, किसे पता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें उनका जरूर कोई ना कोई फायदा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मीडिया से बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है और मैं सरप्राइज नहीं हूँगा अगर उन्होंने उन लोगों से अच्छा पैसा कमाया जिनकी वो हेल्प करते हैं। तो ब्लैक कह रहा होता है, अच्छा फेम और फॉर्च्यून, ये रीजनेबल मोटिव लग रहा है। फिर आइसेन कह रहा होता है, लेकिन इमेजिन करो कि उन्हें क्या करना होगा, उन सभी को अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन के साथ काम करना होगा और उन्हें क्रेजी स्ट्रॉन्ग और इलाइट लेवल के मूव बॉसेस से निपटना होगा। अगर ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो तेजी से स्ट्रॉन्ग बने। अरे यार, इनके बारे में सोचना एकदम थका देने वाला है ना? तो ये सब सुनकर ब्लैक मनी मन कह रहा होता है, थका देने वाला, लेकिन मैं बेट लगा सकता हूँ कि उनकी सभी फाइटों से उनका लेवल आसमान छू रहा है। फिर आइसेन कह रहा होता है, और वैसे भी मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, सो इसके लिए थैंक यू, मुझे फेम और फॉर्च्यून नहीं चाहिए, ये सब अच्छा है लेकिन मैं स्टूपिड नहीं हूँ। तो ब्लैक कह रहा होता है,
हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉल में हम आर्लो को देखते हैं। फिर वो देखता है कि नोटिस बोर्ड के सामने काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है और उनमें से एक स्टूडेंट कह रहा होता है अभी भी जोकर की आइडेंटिटी अननोन है, तो कोई भी उसके मास्क का यूज करके जो चाहे वो कर सकता है। फिर दूसरा बंदा कह रहा होता है मुझे एक दिन के लिए जोकर बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अरे देखो देखो वो आर्लो है, क्या उसे इस बारे में पता होगा? इसके बाद आर्लो नोटिस बोर्ड में जोकर का आर्टिकल देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है क्या आखिर ये आर्टिकल किसने लगाया है? इसके बाद हम रेमी और आइसिन को प्रेस रूम में देखते हैं और आइसिन काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है नहीं नहीं तुम नहीं समझ सकती हो, वो मुझे मार डालेगा। तो रेमी कह रही होती नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्लो भी वहाँ आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है आइसिन क्या तमाशा चल रहा है? तो आइसिन रेमी के पीछे छुप कर घबराते हुए कह रहा होता है रेमी प्लीज मुझे बचाओ। फिर रेमी कह रही होती है आर्लो प्लीज शांत हो जाओ, इस बारे में हम बैठकर बात करते हैं। तो आर्लो गुस्से से कह रहा होता है मैं शांत हो जाऊं? वेल्स्टन का पूरा रैंकिंग सिस्टम गिर रहा है और तुम मुझसे शांत होने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? मैंने स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन आइसिन को सौंपी थी और उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आखिर आइसिन तुम क्या करना चाहते थे? तो आइसिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं ये रोल कभी भी नहीं चाहता था और तुमने मुझे ये जबरदस्ती दिया है और मैंने स्टूडेंट बॉडी में जितनी इन्फॉर्मेशन छुपा सकता था उतनी छुपाई है और अब पूरी प्रेस टीम मुझे सीरियसली नहीं ले रही है। तो आखिर ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? और हर किसी के पास अपना दिमाग होता है, वो चले जाएंगे और अपना काम करेंगे और मैं उसमें कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। तो आर्लो कह रहा होता है तुम एक लीडर हो और तुम्हारा रोल ये है कि तुम अपने ऑर्डर्स उनसे फॉलो करवाओ। फिर आइसिन कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा ना मैं ये नहीं कर सकता हूँ। और आर्लो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को कॉम्प्लिकेटेड रोल करने के लिए फोर्स करते हो और उनसे परफेक्ट परफॉर्म की उम्मीद करते हो। हम तुम्हारे जितने कैपेबल नहीं है, इसलिए तुम अपनी क्रेजी एक्सपेक्टेशन हम पर थोपना बंद करो। इसके बाद आर्लो मनी मन कह रहा होता है हाँ मैं दूसरे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ। और आइसिन मनी मन कह रहा होता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं उस पर चिल्लाया। फिर आर्लो आइसिन से कह रहा होता है आइसिन मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखा क्योंकि मैंने तुम्हारे टैलेंट को पहचाना है और मैं जानता हूँ कि तुम इस जॉब के लिए फिट हो। तो या तो तुम यहाँ बैठ सकते हो और ये बुरी बात कंटिन्यू कर सकते हो कि तुम कैसे अनक्वालिफाइड हो, या फिर इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए अपने इन्फ्लुएंस का यूज कर सकते हो। इतना कहने के बाद आर्लो उस आर्टिकल को टेबल के ऊपर रखता है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ये प्रेस के लीडर को हैंडल करना चाहिए। इसके बाद रेमी पीछे मुड़कर आइसिन की तरफ देखती है और आइसिन नीचे झुकते हुए कह रहा होता है हे भगवान मैं अभी भी जिंदा हूँ। फिर हम देखते हैं कि आर्लो प्रेस के बाहर खड़े होकर रे की कही हुई बात सोच रहा होता है कि रे ने कहा था मैं एक टैलेंटेड बच्चा हूँ लेकिन कुछ भी इजी नहीं होता है और मुझे चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा और मैं इन चैलेंजेस से कैसे निपटता हूँ ये मुझ पर डिपेंड करता है। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, लेकिन जब तक मैं कुछ करने की कोशिश नहीं करूंगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और इतना सब सोचने के बाद आर्लो अपनी पॉकेट से फोन निकालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्लो एक पार्क में बैठा हुआ होता है और वो अपने फोन में देख रहा होता है कि उसने जो मैसेज सैरा को किया था उसे सीन किए हुए 4 घंटे हो गए हैं लेकिन उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है। फिर आर्लो मनी मन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि वो नहीं आएगी। तो आर्लो जैसे ही खड़े होकर वहाँ से जा रहा होता है तभी उसे सैरा की आवाज सुनाई देती है और वो सैरा की तरफ देखते हुए कह रहा होता है तुम्हें यहाँ आने में काफी ज्यादा समय लग गया। तो सैरा कह रही होती है मुझे याद नहीं है कि मैंने तुमसे कोई भी प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ आऊंगी, फिर भी तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ। तो अब मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। फिर आर्लो कह रहा होता है जैसे कि मैंने तुमसे कहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो ये सुनकर सैरा आर्लो को घूर रही होती है। फिर आर्लो कह रहा होता है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अलग अलग बेंच में बैठे होते हैं और काफी देर तक दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कह रहा होता है। फिर आर्लो थोड़ी देर बाद हिम्मत करके कह रहा होता है हे क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों मिलकर वेस्टर्न को चलाते थे और हाल ही में मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और वो स्कूल का अब तक का सबसे शांत माहौल था। उस टाइम सब कुछ कंट्रोल में था और शायद ही कोई स्टूडेंट अपनी लिमिट क्रॉस करता था। खैर अब देखो वेस्टर्न की सिचुएशन बिल्कुल डिजास्टर है और मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए और पिछले कुछ टाइम में ये पहली बार है कि मैं कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया हूँ। इसके बाद सैरा कह रही होती है हम दोनों ही जानते हैं कि जॉन पहले ऐसा नहीं था, लास्ट कुछ मंथ में वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। मैंने हमेशा उसके बिहेवियर में होने वाले चेंजेस पर ध्यान दिया है और मैंने इस बारे में जब भी उससे पूछा कि मैंने पहले कभी उसे इतना टूटा हुआ नहीं देखा तो वो हमेशा बात बदल देता था और उसने कभी भी मुझे सीधा जवाब नहीं दिया और अभी तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ। आर्लो तुम एक पर्सन हो जो पूरी स्टोरी जानता है, तो मैं चाहती हूँ तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे और जॉन के बीच में क्या हुआ था।
फिर आर्लो कह रहा होता है मुझे यकीन है कि तुम जानती थी तुम्हारा फ्रेंड एक दुखते हुए अंगूठे की तरह सामने आएगा। भले ही वो क्लेम करता था कि वो क्रिपल है और मुझे हमेशा से उस पर डाउट था कि वो जरूर कुछ न कुछ छुपा रहा है, इसलिए मैंने आइसिन से उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा और बाद में पता चला कि मेरा डाउट सही था कि जॉन सीक्रेटली एक हाई टियर पर्सन था और मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या करने के कैपेबल है, इसलिए मैं उसके पीछे गया। और तुम जानती ही हो कि उसके बाद क्या हुआ। तुम मेरे पास आई और तुमने कहा कि जॉन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है और मैं उसे धोखा देकर टर्फ वॉर में लेकर गया। फिर वहाँ पर उस पर अचानक से अटैक करवा दिया। फिर जब मैंने तुम्हें सस्पेंड करवा दिया था और उसके कुछ वीक तक मैंने वेट किया कि स्कूल जॉन को नीचे गिरा दे। फिर उसके बाद मैं जॉन को टर्फ वॉर की प्लेस में लेकर गया और वहाँ मिली और वेंटस से उसके ऊपर अटैक करवाया और यहीं तक जॉन ने तुम्हें जो बताया वो सही है और मैं सोच रहा हूँ कि उसने डीमोनाइज का ग्रेट जॉब किया है। हालांकि मैं उसकी कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, स्पेशली उसके बाद जो मैंने उसके साथ किया और मैं कभी भी उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। इसके बाद सैरा कह रही होती है तुम और एलन उसके बारे में ऐसे बात क्यों करते हो जैसे कि वो एक मॉन्स्टर है। क्या उसके साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस भी बहुत भयानक रहा है? आखिर उसने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है? तो आर्लो कह रहा होता है अगर मैं स्टार्टिंग से कहूँ तो वो अपने ओल्ड स्कूल न्यू बॉस्टन में किंग था। तो ये सुनकर सैरा हैरान होते हुए कह रही होती क्या न्यू बॉस्टन? क्या उसकी पढ़ाई घर से नहीं हुई? फिर आर्लो कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि तुम इस बात पर इतनी सरप्राइज क्यों हो रही हो और वैसे भी उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लोग उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चन ना करें और मेरी तरह ही जॉन अपने हाई स्कूल के सेकंड ईयर में किंग बन गया था और उसी ईयर उसे अपने क्लासमेट के साथ क्रूरता करने के लिए एक्सपेल्ड कर दिया गया। तो ये सुनकर सैरा मनी मन कह रही होती है उसने अपने क्लासमेट के साथ ब्रूटलाइज किया। अच्छा तो उसने ये सब पहले भी किया है। फिर आर्लो आगे कह रहा होता है जब मैं उसे टर्फ वॉर की प्लेस में ले गया तब मैं पहले ही जानता था कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन मैंने ऐसी उम्मीद नहीं करी थी कि वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा। मैंने उसे ह्यूमिलेट किया पर उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया और उसी दिन मैं उससे हार गया और मैंने अपना टाइटल भी खो दिया और इसके बाद से ही वो मुझे ऑर्डर्स दे रहा है और जब तुमने अपनी एबिलिटी खो दी तो वो टाइम सबसे बुरा था। मैं प्रैक्टिकली उसका काम करने वाला लड़का बन गया। हालांकि मैंने ये क्लियर कर दिया था कि मुझे उसके साथ कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने मुझे फोन करना कंटिन्यू रखा और जब भी वो किसी बात से डिससेटिस्फाई होता तब वो मुझे ढूंढता और अपना गुस्सा मेरे ऊपर निकालता। वो मुझ पर चिल्लाता, कोसता और मुझे पंच मारता। उससे डील करना बिल्कुल एक नाइटमेयर जैसा था। तो ये सब सुनकर सैरा कह रही होती है ये सही नहीं है। अगर जॉन के बारे में मुझे एक बात का यकीन है कि वो चीजों को अपने आप हैंडल कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है तुम फालतू में खाली ये सब बातें बना रहे हो। फिर आर्लो कह रहा होता है मुझे ये सब बातें बनाकर क्या ही फायदा होगा। तुम्हें तो मैं इस स्टोरी की अपनी साइड बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने मुझसे पूछा। अगर तुम बिलीव करना चाहो तो करो। तो सैरा कह रही होती है अच्छा मुझे बताओ जॉन इस सिचुएशन में कैसे पहुँच गया जहाँ पर वो अभी है। फिर आर्लो कह रहा होता है क्योंकि मैंने उसकी बात सुनना बंद कर दिया। मेरे पेशेंस की भी एक लिमिट है। तुम खुद ही सोचो, हमेशा एक ही ऑर्डर फॉलो करना कि सैरा को देखो, सैरा को सेफ रखो। अगर तुम किसी पर्सन की सेफ्टी को लेकर इतने कंसर्न हो तो कम से कम तुम्हें भी तो खुद से कुछ करना चाहिए। और जब सबके सामने तुम्हें टॉर्चर किया जा रहा था तो वो चुपचाप वहाँ खड़ा था। वो हमेशा से तुम्हारी सेफ्टी के लिए इतना कंसर्न रहता है तो उसे वहाँ पर अपनी पावर का यूज करके तुम्हें बचाना चाहिए था। अगर वो चाहता तो वहाँ एक पल में ही सब कुछ ठीक कर सकता था, लेकिन वो कायरो की तरह वहीं बैठा रहा और देखता रहा बस। आखिर मैं उस जैसे किसी पर्सन की रिस्पेक्ट क्यों करूं और उसके ऑर्डर्स को फॉलो क्यों करूं? ऐसे किसी पर्सन को मुझे कमांड देने के राइट्स नहीं है। और जब उन मिड टियर स्टूडेंट्स ने तुम्हारा किडनैप किया था तो तब जॉन ने हमारे पूरे सर्च ऑपरेशन को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था और ये सब इसलिए क्योंकि वो पर्सनल ग्रज के लिए आइसिन को पीटना चाहता था। और अगर हमें ईवी नहीं मिली होती तो तुम्हें ढूंढने में हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया होता। जॉन ने तुम्हारी सेफ्टी के बजाय अपने रिवेंज को ज्यादा प्रायोरिटी दी और ये लास्ट था जब मैं उसके बिहेवियर से बहुत ज्यादा तंग हो गया और इसलिए मैंने उसे एक तरफ खींच लिया। फिर मैंने उससे कहा कि वो अपनी पावर का यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी से करे तो उसने हर चीज के लिए वेल्सन के रैंकिंग सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया और इसके तुरंत बाद वो जोकर बन गया। फिर स्कूल में उत्पात मचाना शुरू कर दिया और मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अब वो रिवेंज लेने के लिए पूरी तरह से पागल होता जा रहा है और वो पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल है और इसीलिए इस सब में मैंने तुम्हें भी घसीट लिया क्योंकि तुम ही वो पर्सन हो जिसकी वो बात सुनता है। तो ये सब सुनने के बाद सैरा कह रही होती अच्छा ऐसा है। इसके बाद सैरा खड़े होने के बाद कह रही होती है अब मैं सिचुएशन अच्छे से समझ पाई हूँ, लेकिन मुझे अभी भी अपने थॉट्स को एक साथ रखने के लिए कुछ टाइम चाहिए और इसके बाद मैं उससे बात करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और एक क्लासरूम के अंदर हम जॉन को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है आखिर वो मुझे इस तरह क्यों देख रही थी और वो मुझ
मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सेसिल भी आ गई होती है और वो जॉन से कह रही होती है क्या तुम इस रिजल्ट से बहुत खुश हो। तो जॉनी कह रहा होता है सेसिल अपनी बकवास बंद करो। फिर सेसिल कह रही होती है सेराफिना के ऊपर अटैक हुआ था है ना। तो जॉनी कह रहा होता है तुम्हें कैसे पता। फिर सेसिल कह रही होती है ओ अच्छा ये सच है। खैर ये तो बस टाइम की बात थी। आफ्टर ऑल वो एक टाइम पर वेस्टर्न की एस हुआ करती थी, इसलिए इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स उसे टारगेट करना चाहते हैं। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सभी उससे अपना पुराना बदला निकालना चाहते हैं। तो ये सुनकर जॉन कह रहा होता है ये लोग सच में गार्बेज ही हैं। फिर सेसिल कह रही होती देखो मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने हमेशा से यही माना है कि तुम वेस्टर्न में कब्जा करना चाहते थे क्योंकि तुम सैरा के साथ मिस्ट्रीट होता हुआ देखकर थक चुके थे। लेकिन अब तुम्हें थोड़ा भी फील नहीं हो रहा है कि तुमने उसके लिए सिचुएशन और ज्यादा खराब कर दी है। तो जॉनी सेसिल के पास आकर कह रहा होता है सेसिल क्या तुम ये कहना चाहती हो कि स्कूल में जो भी ये सब बकवास चल रहा है वो सब मेरी गलती है। फिर सेसिल कह रही होती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि पहले सैरा रॉयल्स के साथ जुड़ी हुई थी तो उसके एनिमीज उससे दूर रहा करते थे, लेकिन अब जब सेराफिना रॉयल नहीं रही है तो पहले जैसे कोई भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। और अभी स्टूडेंट्स तुम्हारी आइडेंटिटी का यूज करके इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि वो जब तक जोकर के मास्क के अंदर है उन्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और उन्हें सैरा को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जाएगा। तो प्लीज जॉन अगर वेस्टर्न के लिए नहीं तो फिर कम से कम सैरा के लिए खुद को रिवील कर दो। फिर जॉनी कह रहा होता है नहीं। तो सेसिल कह रही होती है लेकिन क्यों। फिर जॉन कह रहा होता है मैं सैरा को मुसीबत से दूर रखने का तरीका जानता हूँ। इतना कहकर जॉन सेसिल को घूर रहा होता है। तो सेसिल कह रही होती है आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर जॉन कह रहा होता है सेसिल तुम सैरा पर नजर रखोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हॉल में हम रेमी को देखते हैं और वहाँ पर एक स्टूडेंट कह रहा होता है कि इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स इन्फर्मरी में एडमिट हुए हैं और जब मैं उनके ऑफिस के पास से गुजर रहा था तो मैंने डेरन को कीन के ऊपर गुस्सा करते हुए सुना। फिर एक लड़की कह रही होती है हाल ही में मैं बहुत वरिड हूँ, जब से जोकर सामने आया है तब से मैं अकेले कहीं भी जाने से काफी ज्यादा डर रही हूँ। इसके बाद रेमी उन तीनों से कह रही होती एक्सक्यूज मी तुम तीनों जोकर के बारे में बात कर रहे थे ना। तो वो लड़की कह रही होती है हाँ ये पूरी तरह से बेकार है। फिर वो दूसरा लड़का भी कह रहा होता है हम तो बस पहले की तरह फ्रीली घूमना चाहते हैं। तो रेमी कह रही होती है ब्लैक आइसन और मैं इसे फिक्स करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो लड़की हैरान होते हुए कह रही होती क्या हम। इसके बाद हम देखते हैं कि एक फेक जोकर एक लड़के को पीट रहा होता है और वो लड़का चिल्लाते हुए कह रहा होता है प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। और तभी ब्लैक की लेजर बीम उस जोकर के पास से निकलती है। फिर ब्लैक उस जोकर से कह रहा होता है अपना हाथ उससे दूर हटाओ। तो वो जोकर कह रहा होता है बेहतर होगा कि तुम पीछे हट जाओ, मैं जोकर हूँ। इसके बाद ब्लैक चिल्लाते हुए कह रहा होता है जोकर मैंने तुमसे कहा ना अपना हाथ उससे दूर हटाओ। इसके बाद ब्लैक वहाँ पर एक लड़की से कह रहा होता है तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है। तो वो लड़की कह रही होती है मेरे पास एक खाली पीरियड है। फिर ब्लैक कह रहा होता है ठीक है इसकी हेल्प करो और इसे इन्फर्मरी लेकर जाओ। तो वो लड़की हाँ जरूर कहती है। फिर वो लड़का जिसे जोकर पीट रहा था वो कह रहा होता है अरे क्या तुम नकली जोकर को अनमास्क नहीं करोगे, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझ पर अटैक करने वाला कौन है। फिर ब्लैक कह रहा होता है नहीं उसे मास्क के अंदर रहने दो। तो ये सुनकर वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं इस लड़के ने यहाँ बहुत बड़ा हंगामा कर दिया था, क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे। फिर ब्लैक कह रहा होता है किसने कहा कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा, मैं इससे प्राइवेट में निपट लूंगा। इसके बाद ब्लैक उस लड़के से कह रहा होता है इस जोकर ने तुम पर किसी रीजन से ही अटैक किया है तो अब तुम इन्फर्मरी जाओ और तुमने जो कुछ भी अपने पास्ट में किया है उसके बारे में सोचो। अब तुम्हें सबके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए और मैं गारंटी देता हूँ कि इसके बाद तुम्हारे पीछे जोकर कभी नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और जोकर एक क्लासरूम के अंदर होते हैं और ब्लैक ने उसका मास्क उतार दिया होता है। फिर वो लड़का ब्लैक से कह रहा होता है वो मुझसे कई वीक से अपना होमवर्क करवा रहा था और जब भी ग्रेड अच्छे नहीं आते तो वो मुझ पर चिल्लाता। फिर ब्लैक कह रहा होता है इसलिए तुमने जोकर बनकर उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो वो लड़का कह रहा होता है ज्यादातर टाइम मैं इसके बारे में सोचकर परेशान हो जाता हूँ और इसके बजाय मैं और कर भी क्या सकता हूँ, पर ये जोकर वाला आइडिया हम जैसे वीक लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। फिर ब्लैक कह रहा होता है अगर ऐसा तुम्हारे साथ होता तो तुम अभी इन्फर्मरी में होते। तो वो लड़का कह रहा होता है इसमें कोई भी नई बात नहीं है। फिर ब्लैक कह रहा होता है अच्छा ठीक है अब से तुम्हें कोई भी परेशान करेगा तो तुम मुझे बताना और अगर तुम मुझे नहीं ढूंढ पा रहे हो तो तुम रेमी और आइसेंसी भी कह सकते हो। तो वो लड़का कह रहा होता है सच में। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें बॉयज हॉस्टल दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि आइसन और रेमी ने काफी जोकर के मास्क कलेक्ट कर लिए होते हैं। फिर वहाँ पर ब्लैक भी आ जाता है और रेमी कह रही होती है क्या तुम्हारे पास भी कुछ है। तो ब्लैक अपना बैग नीचे रखता है और बहुत सारे मास्क बाहर निकालता है। इसके बाद रेमी कह रही होती है 8 जोकर ये रिडिकुलस है। तो ब्लैक कह रहा होता है अगर फर्स्ट वीक में ही इतने सारे जोकर इधर उधर घूम रहे हैं तो इमेजिन करो और क्या क्या हो सकता
है। हमें ये सब रोकने के लिए कोई ना कोई बेहतर तरीका ढूंढना होगा। फिर आइसन कह रहा होता है अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका एक बड़ा पार्ट मेरी वजह से है। मैं इन्फॉर्मेशन फ्लो को बेहतर तरीके से बंद कर सकता था पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो रेमी कह रही होती नहीं, इसकी वजह सिर्फ तुम नहीं हो, वहाँ पर हम सब हार गए थे तो इसलिए इसके जिम्मेदार हम सब हैं। सभी स्टूडेंट्स ने मामला अपने हाथ में ले लिया है क्योंकि हम उनके सामने हार गए थे, इसलिए हमारे पास शुरू से स्टार्ट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है और अब से हमें सभी की हेल्प करनी है और सभी का भरोसा दोबारा से जीतना होगा। तो ब्लैक कह रहा होता है जिस स्पीड से हम ये कर रहे हैं उस स्पीड से हमें काफी ज्यादा टाइम की जरूरत है। फिर रेमी कह रही होती हाँ, हमें इस काम को करने के लिए हमें सभी टॉप स्टूडेंट्स की जरूरत होगी, आर्लो, सेसिल, सेराफिना और सभी। फिर ब्लैक कह रहा होता है उसने हमारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम अपनी पावर का मिसयूज कर रहे थे, लेकिन अब वो भी तो खुद वही कर रहा है और उसकी वजह से सबका भरोसा रॉयल्स के ऊपर से उठ गया है और अब कई स्टूडेंट्स जोकर बनकर इधर उधर भाग रहे हैं और एक दूसरे को पहले से ज्यादा पीट रहे हैं। तो रेमी कह रही होती है जब मैंने उससे पहली बार बात करी थी तो मैंने सोचा कि हम दोनों की सोच सेम है पर बस उसका तरीका हमारे तरीके से थोड़ा अलग था, लेकिन इस समय मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जॉनी का गोल क्या है और मुझे यकीन है कि उसे ठीक ठीक पता है कि अभी स्कूल में क्या चल रहा है, लेकिन उसने इस पर कुछ भी नहीं किया। तो आइसन कह रहा होता है ठीक है, अगर मुझसे पूछो तो जॉन काफी दूर जा चुका है, हो सकता है कि एक टाइम था जब उसे वेल्स्टन की परवाह हो, लेकिन हम ये सोचने वाले स्टूपिड होंगे कि वो अब भी वेल्स्टन की परवाह करता है। और याद रखो कि ये उसके लिए नया नहीं है, ऐसा उसने अपने पुराने स्कूल में भी किया है। अगर तुम उसका पुराना रिकॉर्ड देखो तो आपको एहसास होगा कि वो बस एक एंग्री पर्सन है जो हम सभी को बस जलते हुए देखना चाहता है। इसके बाद हम आर्लो और सैरा को स्कूल में देखते हैं और आर्लो सैरा से कह रहा होता है आज कोई जोकर तुम्हारे पीछे आया। तो सैरा कह रही होती है बस एक, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था क्योंकि मैंने उससे फाइट मैनेज कर ली थी। फिर आर्लो कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। तो सैरा कह रही होती है जॉन ने तुम्हें डिफीट कर दिया है, तुम फिर भी ऐसा कह रहे हो। फिर आर्लो कह रहा होता है उसकी बात मेरे सामने मत करो। तो सैरा आर्लो को टीज करने के लिए बार बार जॉनी का नाम ले रही होती है। फिर आर्लो कह रहा होता है अरे अब चुप भी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सेसिल उन दोनों को छुप कर देख रही होती है और मनी मन कह रही होती है आखिर ये दोनों मिलकर क्या करना चाहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लाइब्रेरी में ब्लैक को देखते हैं और ब्लैक लैपटॉप में लैंच नाम के पर्सन के बारे में डिटेल सर्च कर रहा होता है। फिर अपना लैपटॉप बंद करता है और मनी मन कह रहा होता है आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं पोटेंशियल टारगेट को दोबारा से सर्च कर रहा हूँ और इसके बारे में सोचना भी मुझे पागलपन लग रहा है, लेकिन अगर मुझे तेजी से स्ट्रांग बनना है तो मुझे ये करना ही होगा। अभी कुछ टाइम पहले जब हम एक्सरे बन रहे थे तो हमने जानबूझकर अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और वॉल्कन वाले केस में हम वहाँ से इसलिए भागे क्योंकि हम वहाँ बहुत बुरी तरह से फंस गए थे। इसलिए अब मैं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए और अगर मैं ऐसा करूँ कि क्रिमिनल से जल्दी से फाइट करके वहाँ से भाग जाऊँ तो शायद एम्बर मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के अंदर हम जॉन और सेसिल को देखते हैं और सेसिल कह रही होती आज सेराफिना के ऊपर 3 अटैक हुए, एक लो टियर का था तो मैंने उसे खुद हैंडल करने दिया और मैंने पहले ही दूसरे वाले को संभाल लिया था और लास्ट वाले अटैक में ज्यादा कुछ नहीं हुआ क्योंकि आर्लो वहाँ पर आ गया। तो ये सुनकर जॉनी थोड़ा हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या आर्लो? फिर सेसिल आगे कह रही होती है ऐसा लगता है जैसे अब तुम्हें सेराफिना के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आर्लो उस पर नजर रख रहा है और ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बीच अब सब कुछ पहले जैसा हो रहा है। तो जॉनी कह रहा होता है सब ठीक हो रहा है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? फिर सेसिल कह रही होती है मैंने पहले कभी उन दोनों को साथ चलते हुए नहीं देखा था, ऐसा लग रहा है जैसे वो अच्छी बातचीत कर रहे हैं और कई बार तुम्हारे बारे में भी बात कर रहे थे। तो ये सुनकर जॉनी अपना पास्ट याद कर रहा होता है जहाँ पर उसके ओल्ड स्कूल में एड्रिन उससे कह रहा था कि मैंने तुम्हारे पीठ पीछे क्लेयर को लोगों से बात करते हुए सुना। इसके बाद जॉनी गुस्से से चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर वो दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं? मैंने सैरा से कहा था कि आर्लो से दूर रहना। तो जॉनी का इतना गुस्सा देखकर सेसिल काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद जॉनी आगे कह रहा होता है आखिर वो मेरे बजाय उसके साथ क्यों घूम रही है? तो सेसिल मनी मन कह रही होती है जॉनी ने जोकर वाली बात सैरा से सीक्रेट रखी है तो यही रीजन है जो तुम्हें खुद का फेस रिवील करने से रोक रहा है। इसके बाद सेसिल कह रही होती है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम उसे बहुत कम आंक रहे हो? सेराफिना कोई स्टूपिड नहीं है और मैं बेट लगा सकती हूँ कि वो पहले से जानती होगी कि तुम ही जोकर हो, लेकिन तुमने उसे कुछ नहीं बताया इसलिए उसने खुद को सेफ रखने के लिए अपने रिलेशनशिप को फिर से फैलाना शुरू कर दिया। और ये बात सही भी है क्योंकि बहुत सारे जोकर उसके पीछे पड़े हुए हैं और अगर तुम चाहते हो कि वो आर्लो की साइड ना ले फिर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम ही जोकर हो। तो ये सुनकर जॉनी सेसिल को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और कह रहा होता है तुम अपनी बकवास बंद करो।
हो? क्या तुम सारा ब्लेम मुझे देना चाहती हो? मैं वो नहीं हूँ जिसने सेरा को डेंजर में डाला। वो अपने पास में बनाए हुए एनिमीज की वजह से टारगेट में है और उसने अपनी एबिलिटी खुद खोई है और वो खुद को बचा नहीं सकती है, इसलिए मैंने इंटरफेयर किया। ये सब जो भी हो रहा है उसकी वजह वो खुद है। फिर ये सुनकर सेसिल मन ही मन कह रही होती, आखिर जॉन तुम क्या कह रहे हो? ये सब जो भी हुआ है उसकी वजह तुम हो। इसके बाद जॉनी नीचे बैठता है और सेसिल से कह रहा होता है, सेसिल मुझे बताओ सेराफिना ने मेरे बारे में क्या कहा? तो सेसिल कोई भी जवाब नहीं देती है। फिर जॉनी सेसिल का कॉलर पकड़ता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तो सेसिल भी चिल्लाते हुए कह रही होती है, मुझे नहीं पता है, मैं उन दोनों के इतने क्लोज नहीं थी कि मैं उनकी बात सुन सकूं। फिर जॉनी सेसिल को पीछे पुश करता है और कह रहा होता है, तुम सब यूजलेस हो। फिर इतना कहने के बाद वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रात हो गई होती है और हम देखते हैं कि जॉनी अपने बेड में बैठा होता है और सेसिल की कही हुई बात याद कर रहा होता है कि उसने कहा था आर्लो और सेरा अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये याद करके जॉनी मन ही मन कह रहा होता है, आखिर क्यों, वो इससे बात क्यों कर रही है? पहले क्लेयर ने मेरे साथ ऐसा किया, अब सेरा नहीं सेरा ऐसा नहीं कर सकती है। इतना कहने के बाद जॉनी सेरा को कॉल करता है लेकिन सेरा उसका कॉल पिक नहीं करती है। तो इसलिए जॉनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो तेजी से अपना फोन जमीन में पटक देता है। फिर मन ही मन कह रहा होता है, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसके बाद भी तुम्हें मेरा साइड लेना चाहिए था। इसके बाद हम ब्लाइक और आइसिन को देखते हैं और वो दोनों आइसिन के रूम में बैठे होते हैं और ब्लाइक आइसिन के सॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है, तुम इसके साथ कैसे सो सकते हो? तो आइसिन कह रहा होता है, इसे पहनकर अच्छी नींद आती है। फिर ब्लाइक कह रहा होता है, तुम्हें ये किसने बताया? इसके बाद आइसिन कह रहा होता है, वैसे मैं यहाँ बैठे बैठे कई चीजों के बारे में सोच रहा था। ये थ्योरी है पर एक बार इमेजिन करो, मान लो कि एक लड़का है और वो ऑफिस वर्कर है और वो हमेशा अपने काम से काम रखता है और काफी ज्यादा अच्छा काम करता है। फिर एक दिन उसका बॉस अचानक से ऑफिस में आता है और उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का लोड डाल देता है। फिर वो लड़का अपनी पूरी कोशिश करता है लेकिन वो मुश्किल से ही काम को हैंडल कर पाता है और एंड में उससे गलती हो जाती है। तो उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्से में डोर तोड़ देता है और वो बॉस उस लड़के से कह रहा होता है, अगर तुमने अपनी मिस्टेक को नहीं सुधारा तो वो उस लड़की की फैमिली का मर्डर कर देगा। अब तुम मुझे बताओ कि वो बॉस ठीक बिहेव कर रहा है? तो ब्लाइक कह रहा होता है, अरे यार ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम इतना ड्रामेटिक होना बंद करो, तुम यही कहना चाहते हो ना आर्लो ने तुम पर चिल्लाया और धमकाया। फिर आइसिन कह रहा होता है, हाँ लेकिन पता नहीं वो मुझसे कैसे उम्मीद कर रहा है कि मैं ये सब फिक्स कर दूं। आखिर जो पहले ही हो चुका है मैं उसे दोबारा कैसे बदल सकता हूँ? तो ब्लाइक कह रहा होता है, मुझे लगता है अगर तुम मुझसे पूछो फेक जोकर की न्यूज भले ही फैल गई हो तो ये हाइड करने के लिए बहुत बड़ी चीज है। फिर आइसिन कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ। तो ब्लाइक कह रहा होता है, लेकिन तुम आर्लो को इस सिचुएशन में रखो। फिर ये सुनकर आइसिन हैरान होते हुए कह रहा होता है, वेट तुमने क्या कहा? तो ब्लाइक कह रहा होता है, जब आर्लो पहली बार किंग बना था तब उसे बहुत सारी बकवास का सामना करना पड़ा। फिर आइसिन कह रहा होता है, कैसे, वो तो बहुत पावरफुल है। तो ब्लाइक कह रहा होता है, खैर वो सिर्फ सेकंड ईयर में था और जाहिर तौर पर वेल्स्टन की सिचुएशन बहुत खराब थी, इसलिए उसने इसे ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी और अब सभी चीजें फिर से बिखरने लगी हैं और वो ये सब गड़बड़ी जानते हुए ग्रेजुएट नहीं होना चाहेगा। और जहाँ तक हमारी बात है, हमें नेक्स्ट ईयर से ये सब हैंडल करना है और हमारे पास सपोर्ट लेने के लिए कोई भी नहीं होगा, इसलिए हम चाहे या ना चाहे हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल के लिए लेनी होगी और अपने रोल को ज्यादा सीरियसली लेना होगा। इसलिए इस ईयर के एंड होने से पहले जितना ज्यादा हो सके मैं उतना ज्यादा सीखना चाहता हूँ और स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। फिर ये सब सुनकर आइसिन कह रहा होता है, अरे अब रुक भी जाओ, तुम ये सब कहकर मुझे बैड फील करवा रहे हो। मैं समझ गया हूँ कि अब हमें बेहतर होना होगा, इसलिए अब मैं फिगर आउट करूंगा कि मैं ये गड़बड़ी कैसे ठीक कर सकता हूँ। इतना कहकर आइसिन ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। तो ब्लैक भी गुड नाइट कहकर अपने बेड में लेट जाता है और थोड़ी देर बाद उठकर आइसिन से कह रहा होता है, क्या तुम जागे हो? लेकिन आइसिन सो गया होता है। इसके बाद ब्लैक अपने ब्लैंकेट के अंदर से बैग निकालता है और साइलेंटली रूम से बाहर जा रहा होता है और तभी आइसिन पीछे से कह रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? और ये सुनकर ब्लैक थोड़ा घबरा जाता है। फिर पीछे मुड़कर देखता है तो आइसिन ये नींद में कह रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें न्यू साइड सिटी दिखाई जाती है और हम वहाँ ब्लैक को देखते हैं और ब्लैक मनी मन कह रहा होता है वो वहाँ होगा और उस पर्सन की एबिलिटी बहुत ज्यादा अजीब नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी केयरफुल रहना चाहिए। ठीक है ब्लैक, ये हमारा प्लान है, अब केयरफुली नीचे उतरो और अगर वो बूस्ट है तो सीधे वहाँ से चले जाना। अरे यार ये क्या बकवास है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं ये सच में करने जा रहा हूँ। इतना कहकर ब्लैक अपना मास्क पहनता है और मनी मन कह रहा होता है, ये ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है और लास्ट वीडियो में टारगेट पूरा नहीं हुआ था, पर कोई नहीं, वो वीडियो भी छोड़ी थी, तो हो सके तो इस वीडियो में टारगेट पूरा करने की कोशिश
कोशिश करना। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।